हेलो एवरीवन, मैं कशिश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम ऑडियो बुक में पढ़ने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी की ये वाली बुक। इस बुक में 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी की बुक्स समरीज है, जिसको हम एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है हमारा भारतीय इतिहास का अध्ययन। भारतीय इतिहास का अध्ययन किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा, यानी कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें वहाँ का समाज, वहाँ के लोग, उन सभी को भी जानना होता है, तभी हम वहाँ के इतिहास के बारे में पूर्ण रूप से जान सकते हैं। वह समाज या राष्ट्र की अवधि में कैसे विकसित हुआ, यानी कि हमें उस समाज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए हमें इतिहास को जानने के लिए कि वह समाज जो था वो कैसे विकसित हुआ, कितना टाइम लगा, किस किस तरीकों से क्या क्या रीति रिवाज थे, वहां पे क्या क्या नियम थे, यानी कि पूरे समाज के बारे में हमें जानना पड़ता है इतिहास को समझने के लिए। सभी समाज को विकसित होने में एक लंबा समय लगा, लेकिन राष्ट्र अलग अलग होते हैं। सारे समाज जो है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से विकसित हुए हैं। कोई समाज जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चला, ज्यादा समय में विकसित हुआ, कोई समाज जो था वो बहुत कम टाइम में ही विकसित हो चुका था। यानी कि समाजों के अंदर जो प्रक्रिया चल रही थी वो अलग अलग थी। सब प्रस्तुत युग के आखेट संग्राहक के सबने खेती को व्यवहार किया। यानी कि अगर हम सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल में हम देख सकते हैं कि जो है सभी लोगों के, चाहे वो पूरा पाषाण हो, चाहे मध्य पाषाण हो, चाहे नव पाषाण हो, सभी वो लोग क्या करते थे, आखेट करते थे, संग्रह करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार, यानी कि शिकार करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे, है ना। सबसे पहले हमारे इतिहास की शुरुआत, प्राचीन काल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है। प्रागैतिहासिक काल के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे। सब लोग खेती करते थे किसी न किसी समय पर, हालांकि सबका समय अलग था, लेकिन पूरे प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमें खेती के प्रमाण मिले हैं। धातु का उपयोग करना शुरू किया था धीरे धीरे। उस समाज के लोगों ने क्या करा, धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया। फिर भी वे लोग अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक पहचान रखते थे। हालांकि इन लोगों में कुछ चीजों कॉमन थी, धीरे धीरे ये लोग विकसित हुए। पहले सबने शिकार करा, फिर धीरे धीरे खेती, सबने भोजन इकट्ठा किया, फिर धीरे धीरे सबने खेती करी। लेकिन इन सभी समाजों का जो संस्कृति थी, यानी कि जो इनकी संस्कृति थी और यहाँ की राजनीतिक और धार्मिक पहचान, इन सभी की ये सब चीजें जो थी भिन्न भिन्न थी। सभी समाजों में कुछ चीजें कॉमन थी, लेकिन जो वहाँ की संस्कृति थी, वहाँ के समाज, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के नियम, ये सभी अलग थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि ये लोग अर्थ जगत से परे अन्य कई विषयों पर भी बेहतर विचार रखते थे। यानी कि अर्थ क्यों होता है, अर्थ से हम देखते हैं ना कि हमारा जो समाज है उसके अंदर अलग अलग लोगों के अलग अलग धर्म होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, नियम होते हैं। ऐसा उस समय में था। इसका कारण ये होता है कि लोगों की जो विचार होता है वो अलग अलग होता है सभी विषयों, हर एक विषय के ऊपर। अगर हम दो व्यक्ति को बोलने को बोले ना, तो सभी अपने कुछ अलग अलग विचार हैं। इसी प्रकार से उस समय में लोग अलग अलग विचार थे, इसलिए उनकी जो सामाजिक राजनीतिक चीजें थी वो अलग थी। कुछ प्रत्येक बात समाज, यानी कि हर एक समाज की कुछ अपनी बातें होती हैं। क्या होता है? सामाजिक राजनीतिक प्रणाली। हालांकि कुछ बातें जो होती है वो कुछ समाज, हर एक समाज में एक जैसी होती है, जैसे सामाजिक राजनीतिक प्रणाली, उनका धर्म, कर्म, कला और स्थापत्य, उनकी भाषा और साहित्य, ये सभी समाजों में एक जैसा होता है। बहुत से लोग, कुछ अग्रणी वैज्ञानिक और राजमर्द भी शामिल किए गए इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाए। यानी कि जो बहुत सारे लोग हैं वो ये प्रश्न उठाते हैं, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे वो राजमर्द हो, वो ये सवाल करते हैं कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। तो क्या इसका आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ या योगदान तो है नहीं, और यह गरीबी या बेरोजगारी की समस्या को भी हल नहीं कर सकता, केवल समस्या उत्पन्न करता है, लोगों के बीच वैरवा बढ़ाता है। यानी कि कई लोगों का यह मानना है कि इतिहास जो है वो हमें पढ़ने से उसको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ना तो समाज की समस्या हल करता है, ना हमें कोई आर्थिक दृष्टि से मजबूती देता है। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि केवल समस्या है कि इतिहास जो है वो केवल समस्या उत्पन्न करता है, लोगों के बीच में भेदभाव करता है। क्योंकि इतिहास जो है जब लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि भारत विभाजन के बारे में अगर हम बात करें, हालांकि वो इतिहास का लास्ट टॉपिक है, पर मैं ये लाइन आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल देती हूँ। तो बैर भाव, तो वो क्या होता है, लोगों के मन में हिंदू मुसलमान की जो एकजुट होकर रह रहे होते हैं, अगर वो इस चीज को ढंग से पढ़े और जाने तो उनके मन में थोड़ा बैर भाव सा आ जाता है कि देखो
मुसलमानों के साथ कैसा होता है, हिंदू के साथ। तो ये जो भेदभाव है ये काफी इतिहास से ही शुरू होता है। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि इतिहास जो है लोगों के बीच में मनमुटाव बढ़ा देती है। अब नेक्स्ट हमने इनके सवाल तो सुन लिया कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, उसके क्या क्या नुकसान होता है, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता, यानी कि इतिहास जो है वो क्यों पढ़ना चाहिए। अब हमें ये भी तो जानना चाहिए ना, जब सवाल ये है तो इस उत्तर भी तो हम जानेंगे। तो इसका उत्तर ये है, यह कहा जाता है कि ये विचार बहुत छिछला है, यानी कि बहुत ही बेकार है, घटिया है एक तरीके से। इतिहास के अध्ययन से हम अपनी सभ्यता व संस्कृति के बारे में जान पाते हैं। इतिहास देखिए, इतिहासकार ये कहते हैं कि यह जो विचार है कि इतिहास पढ़ना बेवकूफी है, ये बिल्कुल ही गलत है। इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इतिहास से हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है कि प्राचीन समाज कैसा था, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की अर्थव्यवस्था, इन सभी को जानने में हमें सहायता मिलती है। अगर हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारी प्राचीन सभ्यता कैसी थी, है ना। इसलिए हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। इतिहास के अध्ययन से हमें क्या क्या सहायता होती है। लोगों की संस्कृति, लोगों को, हाँ, प्राचीन समय में लोगों की संस्कृति कैसी थी, उनका धर्म, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। उनकी सामाजिक व्यवस्था को समझने में हमें जानकारी इतिहास के माध्यम से मिलती है। इतिहास का अध्ययन हमें इतिहास और वर्तमान भविष्य से सबक लेने के लिए सिखाता है, यानी कि इतिहास जो है वो हमें यह सिखाता है। इतिहास के अंदर हम जब हम पढ़ते हैं तो हम कुछ गलतियां भी पढ़ते हैं ना, जिसके कारण जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत उपनिवेशवाद बना, या प्राचीन मुगल आए तो किस तरीके से आए। इस तरीके से अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास जो है वो हमें ये सिखाता है कि हमें उस समय की जो गलतियां हुई थी, राजा महाराजा थे, जो भारत निवेशवाद बना था, गुलाम बनाते गांधी जी थे, किसी भी अन्य व्यक्ति से जो हम इतिहास में पढ़ते हैं वो गलतियां हुई, जिसके कारण आज भारत की स्थिति जो है वो थोड़ी ऐसी है। तो इतिहास, तो वर्तमान में हम उस गलती से सबक ले सकते हैं। इसलिए हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि क्या है, अगर हम वर्तमान में ये नहीं जानते हमने इतिहास में क्या क्या गलतियां करी, तो हो सकता है कि भारत फिर से दोबारा गुलाम बन। हालांकि अब वो हमेशा नहीं बन सकता क्योंकि भारत जो विकसित हो चुका है, लेकिन अगर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, उन गलतियों से सीखे, तो उसमें कोई बुराई भी तो नहीं है ना। इतिहास जो है वो हमें ये सिखाता है कि हमें गलती से सबक लेना चाहिए। ये हमें उन गलतियों को दोहराने से रोकता है, जैसे अतीत में युद्ध हुआ था, मानव निर्मित विपत्तियों को आपदा, यानी कि प्राचीन समय में जो मानव के द्वारा निर्मित की गई थी विपत्तियां आई थी, या जो प्राकृतिक आपदाएं आई थी, इन सभी को झेलना पड़ा था, और जिसके कारण अतीत में युद्ध भी हुआ था। इन सब समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं, ये हमें इतिहास से भी जानने को मिलता है कि इतिहास में हमने ऐसी क्या क्या गलतियां करी थी जिनको हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। इतिहास में यह भी बताता है कि इन बुराइयों को नजरअंदाज करें जिन्होंने समाज में समस्याएं खड़ा कर देगी। इन बातों को कैसे अनुसरण करें जिनमें संस्कृति, शांति, ठीक और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। यानी कि इतिहास हमें ये बताता है कि प्राचीन समय में बहुत सारी बुराइयां थी, है ना, जैसे धर्म था, जाति पात था, अन्य कई प्रकार की बुराइयां थी। हम इतिहास हमें ये बताता है कि हम दोबारा उन बुराई को न दोहराएं, जिससे कि समाज में समस्याएं हो, जिससे समरसता, शांति और समृद्धि, इन सभी को हमें समाज में बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो 2000 वर्ष पहले अशोक ने अपना 12वां शिलालेख लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि समाज में समझौता, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए निम्न उपाय व्यापार। यानी कि जब अशोक जो था, अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक जो था, जब वो अपना 12वां शिलालेख लिखता है तो वो उसमें ये लिखता है कि हम समाज के अंदर शांति, समृद्धि, इन सभी को किस तरीके से अपना सकते हैं और हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए इन सभी के। तो उस अशोक के 12वें शिलालेख के समय यह पता चलता है कि उन बातों को बढ़ावा दिया जिनसे सभी धर्मों के मूल तत्व, यानी कि सभी धर्मों के मूल तत्वों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम किसी एक धर्म को बढ़ावा देंगे तो समाज में अशांति की समस्या फैल जाएगी। ये हमें अशोक से पता चलती है ना, अशोक के 12वें शिलालेख। नेक्स्ट हिस्से में 12वें शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि सभी धर्मों के बीच में एकता को बढ़ाना चाहिए, यानी कि ये बोलने कि सभी धर्मों के मूल तत्वों को बढ़ाना चाहिए, सभी धर्मों के बीच में एकता बढ़ानी चाहिए, दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, उनके लिए वाचागोटी का मतलब होता है दूसरे धर्म की आलोचना। यानी कि अशोक जो है अपने 12वें शिलालेख में यह कहते हैं कि हमें समाज में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए लोगों के बीच में एकता होनी चाहिए, दूसरे धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों को एक समान नजरिए से देखना चाहिए, किसी भी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए, सभी धर्मों की प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, धर्मों के प्रति प्रतिपादकों आपस में समन्वय हो। यानी कि प्रतिपादक का मतलब होता है
प्रतिपादक का अर्थ होता है कि एक अच्छा वक्ता, यानी कि जो व्यक्ति अपनी बात को अच्छी तरीके से समझाता है और अच्छी तरीके से बोलता है उसको प्रतिपादक कहा जाता है। तो कहते हैं कि सभी धर्मों में कुछ प्रतिपादक होते हैं ना, जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, एक तरीके से वो भी प्रतिपादक ही होते हैं धर्म के। तो कहते हैं कि सभी धर्मों के जो प्रतिपादक होते हैं उन सभी के बीच में समन्वय होना चाहिए, यानी कि हर एक धर्म के जो प्रतिपादक हैं, जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन सभी लोगों को आपस में एक समन्वय, समन्वय का मतलब होता है तालमेल, एक तरीके से बॉन्डिंग हमें कह सकते हैं। उनकी जो बॉन्डिंग है अच्छी होनी चाहिए और सबको एक साथ रहना। अन्य धर्म के ग्रंथों का ज्ञान अध्ययन किया जाए जिससे कि भविष्य हो सके, यानी कि विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का ज्ञान, यानी कि क्या है कि सभी धर्मों को एक दूसरे के धर्मों का ज्ञान होना चाहिए, सभी को एक दूसरे के धर्म ग्रंथ के बारे में पता होना चाहिए, तभी कोई किसी के धर्म को गलत नहीं कहेगा और समाज में शांति बनी रहेगी। इतिहास, इतिहास में ये समझाने का प्रयास किया जाता है हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह था, उन्हें किन किन दिक्कतों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार हल करते थे। यानी कि इतिहास हमें यह बताता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार से जीवन जीते थे और क्या क्या समस्या उनको अपने समय में झेलनी पड़ी और उसको किस तरीके से हल करते थे। अतीत को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम अतीत को नहीं जानेंगे तो हम आज के भारत की परिस्थिति को और बेटर ढंग से नहीं समझ पाएंगे, है ना। अतीत के बारे में अगर हम अतीत को ही जानेंगे तो आज हम ये समझ सकते हैं आज का भारत ऐसा है तो वो कैसा है, उसके परिस्थिति ऐसे कैसे हुई। जैसे आरबी SC ST को आरक्षण रिजर्वेशन, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट होती है। अगर हम अतीत को नहीं जानते तो हम ये नहीं जानते कुछ बात कैसे हो रही, क्यों होता था। हालांकि कुछ लोग इसे वैलिड भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे इनवैलिड होता है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ये सही है, कुछ लोग बोलते हैं कि गलत है। हालांकि अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। खैर, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, यानी कि अतीत से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, वहाँ के लोगों का खान पान, वहाँ की रहन सहन, कपड़े पहनावा, है ना, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है, किस प्रकार से घर बनाते थे। जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। वहाँ के शासक, वहाँ का पुरोहित वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग, संगीतकार वर्ग, व्यापारी वर्ग, पशुपालक, कृषक और आखिर इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह नहीं हम यह भी जान सकते थे कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन कौन से नाटक, कौन कौन से गीत उस समय में होते थे। इन सभी की जानकारी भी हमें इतिहास के अध्ययन से मिलती है। नेक्स्ट सब कहते हैं इतिहास के अध्ययन का महत्व। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टि से होता है। हम ये जान सकते कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृति का विकास का बहुत कैसे, यानी कि इतिहास का जो अध्ययन है उसका क्या क्या महत्व होता है, क्यों क्यों जरूरी होता है। तो इतिहास का अध्ययन से हमें यह पता लगता है कि प्राचीन संस्कृति का विकास कहाँ पर हुआ और किस तरीके से। इतिहास का अध्ययन यह बताता है कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई, मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हो सका। प्राचीन भारत के निवासियों ने प्राकृतिक संपदाओं की खोज की। इतिहास से हमें यह पता चलता है कि प्राकृतिक संपदाओं की खोज जो थी वो प्राचीन भारत के निवासियों के द्वारा की गई थी और इनका उपयोग भी किस तरीके से शुरू हुआ। जीविका के साधन, यानी कि प्राचीन समय में लोगों के पास जीविका के क्या क्या साधन थे, जैसे खेती, कटाई, बुनाई, इन सभी जो लोग थे प्राचीन समय में अपनी आजीविका का साधन ये सब चीजें थी। इससे ही इसमें की शुरुआत हुई थी। जंगलों की सफाई कैसे होती थी, ग्राम, नगरों और राज्यों की स्थापना, इन सभी की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। हालांकि अब हम देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन का तरीका कुछ बदल गया। पहले इतिहास में क्या होता था, ज्यादा तारीखें होती थी, घटनाएं होती थी और केवल राजनीतिक घटनाओं की ही ज्यादा मात्रा होती थी। लेकिन अब हम इतिहास के अंदर सभी पहलुओं को शामिल करते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, इन सभी पहलुओं पर भी इतिहास को लिखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है। इतिहास के अध्ययन का सर्वप्रमुख क्षेत्र जो है वो कला और स्थापत्य है। भारतीय भाषा को विकास सभी धर्मों की उत्पत्ति। कला और स्थापत्य का मतलब होता है कि मूर्ति कला, मंदिर या वहाँ की कोई ऐसी विशेष चीजें हैं उनके अंदर वहाँ की कला पता चला, वो कला और स्थापत्य में आ जाती है। भाषाओं के विकास, यानी जो ग्रंथ वगैरह लिखे हैं उन सभी भाषाएं पता चलती है और सभी धर्मों की उत्पत्ति, इनकी जो धार्मिक चीजें वगैरह उनसे हमें पता चलता है ना। तो आजकल इतिहास के अंदर हम इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। अब हम केवल ये नहीं देखते कि समाज के कुलीन वर्ग में क्या होता था, बल्कि निचले स्तर के लोगों कार्य और रुचि को जानने का प्रयास करते थे। यानी कि पहले हम इतिहास में ये देखते कि वो कुलीन वर्ग के बारे में पढ़ते थे, परंतु अब हम इतिहास में निचले स्तर के लोगों के बारे में भी पढ़ते हैं और उनकी क्या क्या रुचियां थी इसके बारे में हम जानते हैं।
इतिहास का जो अध्ययन है वो अत्यधिक दिलचस्प हो गया है। हमें अपने समाज और संस्कृति को काफी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। एक जमाना था जब समझा जाता था कि कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन से संबंधित जानकारी संस्कृति। जहाँ लिखते हैं कि संस्कृति में समाज की सभी गतिविधियों का समावेश होता है। यानी कि एक ऐसा समय था जब यह माना जाता था कि कला, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं केवल वो ही हमारी संस्कृति है। लेकिन ऐसा नहीं है। और हम समाज की जो सारी गतिविधियां हैं उनको भी संस्कृति के अंदर शामिल करते हैं, उनका अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। कुलीन कुलीन और सामान्य स्तर के जिन लोगों से हमारा समाज बना है वे सभी आरंभ में बहुत से मूल्यवासी थे। यानी कि जिन लोगों से हमारा समाज बना है ये लोग प्राचीन समय से भारत के मूल्यवासी थी। कालांतर में बहुत सारी विदेशी प्रजातियां जो भारत में आई और भारत को अपना घर बनाया है। इतिहास के अंदर हम बहुत सारी ऐसी प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं जो भारत में आई थी, जिन्होंने भारत को अपना घर बनाया था। जैसे कि आर्य पाक से आए थे, हिंद से भी आर्य आए थे, यूनानी आए थे, तुर्क आए थे, हूण आए थे, शक आए थे। ये सभी विदेश से आए थे और इन्होंने भारत में ही रहने लगे थे ना। प्रत्येक प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योगदान दिया था। हर एक प्रजाति जो थी उसने यहाँ पर समाज में शिल्प कला, वास्तुकला और साहित्य, यानी कि हर एक प्रजाति जो थी जिनके बारे में हमने चर्चा की, जो विदेश से आए थे, इनसे हमें शिल्प कला मिलती है, इनकी वास्तुकला, इनके साहित्य से ही हमें इनकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर उन्होंने शादियां की, यहाँ के लोगों में घुल मिल गए और एक तरीके से भारतीय समाज का हिस्सा बन चुके। भारत के विभिन्न प्रकार के भाषाई और धार्मिक समूह में निवास होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बोलियां थी, धार्मिक नृत्य थे, विभिन्न रीति रिवाज। यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे, जिसके कारण यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, बहुत तरीके की धार्मिक चीजें होती थी और सबके रीति रिवाज भी अलग अलग होते थे। हमें अपने इतिहास को ठीक से जानने और समझने के लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को जानना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि इतिहास को भी बहुत बारीक से समझना पड़ता है, नहीं तो हम इतिहास को नहीं समझ सकते। थोड़ी सावधानी पूर्वक हमें इसे समझना चाहिए और एक वर्तमान समय को भी समझने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। प्राचीन काल से विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। यानी कि प्राचीन काल से भारत में बहुत सारे धर्म रहे हैं, जैसे हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म। इन सभी का उदय भारत में हुआ था, लेकिन सभी धर्मों संस्कृति का पारस्परिक सम्मिश्रण प्रभाव प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों का अनुसरण करते हो, पर संपूर्ण देश में सभी की समान जीवन पद्धति की विकसित। यानी कि भारत के अंदर भले ही धर्म जो थे वो अलग अलग हो, लेकिन सभी लोग भारत के अंदर प्राचीन समय की बात करें तो एकजुट मिलकर रहते थे, सामाजिक रीति रिवाज एक का अनुसरण करते थे और सभी की जो सामान्य जीवन पद्धति थी वो एक जैसी थी। जीवन जीने का जो तरीका था वो सबका एक जैसा। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद अनेकता में देखने को मिलती है। यानी कि हमारे देश में आज भी तो विविधता है, लेकिन अनेकता में एकता हमें देखने को मिल जाती है ना। भारत के लोग एकता के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को अखंडित देश समझा था। यानी कि जो भारत के लोग थे वे भले ही अलग अलग धर्म की जाति थे, वो मिलजुल कर रहते थे और खुद को एक अखंड भारत का हिस्सा कहते थे। भारत के अखंड भारत। भारत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष, भरतों का देश नाम दिया गया निवासी को भरत अंतिकाल। यानी कि जो भारत था वो प्राचीन वंश के नाम पर था। भरत नाम का एक प्राचीन वंश था जिसके नाम पर भारतवर्ष पड़ा और जिसका भारतवर्ष का अर्थ होता है भारत, भरतों का देश। यह नाम भरतवंश से आया था और यह भरतवंश जो निवासी थे उनको भरत संतति कहा गया। हम प्राचीन कवियों, दार्शनिकों, शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड निकाय के रूप में देखा। यानी कि जो प्राचीन कवि थे या जो दार्शनिक थे, शास्त्रकार थे, वो सभी भारत को अखंड निकाय के रूप में देखते थे। हिमालय से समुद्र तक फैली हुई भारत की भूमि सार्वभौम राज्य के द्वारा शासित क्षेत्र में रूप में कल्पना करते थे। यानी कि ये लोग भारत को एक सार्वभौमी कहते थे कि भारत जो है वो एक अखंड भारत है और ये काफी ज्यादा जगह में फैला हुआ है।
राजनीतिक राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी संपूर्ण वर्ष में राजनीतिक ढांचा कमोवेश एक जैसा रहता। विजेता और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत की भावना अखंड भूमि के रूप में हुई। यानी कि जो कवि थे, नेता थे, दार्शनिक थे या सांस्कृतिक नेता, जो सभी भी लोग थे, वो लोग क्या कहते थे, भारत की अखंड भूमि के रूप में देखते हुए वे मानते थे कि भारत एक अखंड भूमि। भारत की एकता को विदेशियों ने भी स्वीकारा है। सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए थे, इसलिए उन्होंने पूरे देश को सिंधु इंडस का नाम दे दिया। यानी कि जो विदेशी लोग थे, उन्होंने भी भारत की एकता को स्वीकारा था। सबसे पहले भारत के अंदर सिंधु आए थे, जो कि तटीय नदी के क्षेत्र से आए थे ना, सिंधु नदी से आए थे ना, सिंधु के तटवासी मतलब होता है ना, जो समुद्री के पास से जो लोग आते हैं, उन्होंने पूरे देश को सिंधु इंडस नाम दे दिया गया था। किस कारण दिया था? कि भारत एक एकजुट था। हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु से निकले, कालांतर में यह देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ। यूनानी प्राय के निकट है, फारसी और अरबी भाषाओं में हिंदू नाम से विदित हुआ। यानी कि जो हिंद शब्द था, वो इस संस्कृत के सिंधु शब्द से बना है। यह देश जो था, पहले इंडिया के नाम से मशहूर हुआ था, जो कि यूनानी के निकट था। यहाँ पर फारसी और अरबी भाषाओं में भी इसका उठा हुआ था। देश में महासत्ताओं और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए कई सारे प्रयास होते थे, जैसे कि ईसा पूर्व 3वीं सदी में प्राकृतिक में देश भर की संपर्क भाषा काम करती थी। यानी कि क्या होता था, देश में भाषा और सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रयास होते रहते थे प्राचीन समय में। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राकृत जो थी, वो देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। संपूर्ण देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख रखे गए थे। पूरे देश में सब जगह पर अलग अलग पूरे देश संपूर्ण देश में अलग अलग भागों में अशोक के जो शिलालेख थे वो लिखे गए थे। इनकी जो भाषा थी प्राकृतिक थी और ब्राह्मी लिपि थी। बाद में ये स्थान जो था, वो बाद में इस अशोक के जो शिलालेख थे उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत हो गई थी और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हो गई थी। यानी कि बाद में अशोक के शिलालेख तो ब्राह्मी भाषा में लिखे होते प्राकृतिक लिपि में, लेकिन बाद में क्या हुआ था, लोगों की जो आम भाषा थी वो संस्कृत बनती गई थी और इसको राजभाषा का रूप में प्रचलित ये हो चुकी थी। ईसा की 4वीं सदी में आकर गुप्त काल और भी मजबूत हो गया। यानी कि 4वीं सदी में जो गुप्त काल था वो बहुत मजबूत हो चुका था। गुप्त काल 4वीं शताब्दी में आया था और यह बहुत ही मजबूत हो चुका था। गुप्त काल के बाद बहुत छोटे छोटे राज्य आए, जिनमें भारत बढ़ गया, जिससे राज्य के दस्तावेज संस्कृत में भी लिखे जाते थे। भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे कहीं पर भी प्रस्तुत किया जाए, लेकिन उनका सारा तो सारे देश में एक सा है। यानी कि भारत भारत में भले ही अलग अलग सांस्कृतिक मूल्य थे, लेकिन जो सब थे, सब लोगों को अगर एक देखा जाए तो सभी एक जैसे थे। ध्यान में यह है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत समय प्रदेशों में सबसे प्राचीन महाकाव्य जो रामायण और महाभारत को माना जाता है। जिस प्रकार से भारत के अंदर उसी प्रकार के तमिल प्रदेश थे, वहां पर प्राचीन महाकाव्य आह्लाद और भक्ति भाव थे, भक्ति भाव से पढ़े जाते थे। जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलियों में भी आह्लाद और भक्ति भाव जो थे वो पढ़े जाते थे। भारत के इतिहास की विशेषता यह थी कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का उदय हुआ। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का जन्म हुआ था और यह जो थी ये पूरे देश में फैली हुई थी। भारत के अंदर इतिहास में हमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। उत्तर भारत में वर्ण प्रथा और जाति प्रथा थी, इसका जन्म उत्तर भारत में हुआ था, यह धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर फैलती गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए थे वे कभी ना कभी से किसी न किसी वर्ण या जाति में शामिल हो गए थे। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।
धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के तौर हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्व की भांति ही यानी कि धर्म कई लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। हिंदू धर्म को छोड़कर किसी नए धर्म में चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपने रीति रिवाजों को जो पुराने यानी कि हिंदू धर्म को लेकर मान लो कोई अन्य धर्म जैसे जैन या बौद्ध या कोई अन्य धर्म जो उस समय में था, इसमें तो वो चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपने रीति रिवाज जो थी जो पूर्वज थे यानी कि जो पहले की तरह हिंदू रीति रिवाजों को अपनाते रहे वो उसी को अपनाते रहे थे। इतिहास जो है वो क्या है, किसी भी समाज या राष्ट्र को उसकी पहचान देता है। इतिहास के इस अध्ययन के आधार पर ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बाशम ने अपनी पुस्तक द वाटर इज द इंडिया में लिखा, यानी कि इतिहासकार है जिनकी एक पुस्तक है वाटर इज द वंडर दैट वाज इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि अपने इतिहास के अधिकांश कालखंडों में भारत यद्यपि एक सांस्कृतिक इकाई बना रहा है और साथ ही परस्पर संहारक युद्ध से छिन्न भिन्न होता रहे, यानी कि भारत भले एक कालखंडों और एक संस्कृति से जुड़ा हुआ, लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे संग्राम युद्ध हो रहे हैं जिससे भारत जो छिन्न भिन्न होता जा रहा है। अतीत में भारत में बहुत सारी आपदाएं आई थी जिनका प्रकोप समय समय पर आता रहा था, जिसमें लाखों लोगों की जाने गई थी, जैसे कि अकाल, बाढ़ या प्लेग। ये सारी प्राकृतिक आपदाएं थी जो अतीत में आई थी, इनसे भी काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी। जन्म की असमानता, यानी कि जो मनुष्य था वो जन्म से ही छोटा या बड़ा होता था। इस बात को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। निम्न कोटि के जो लोग थे उनका जीवन बहुत ज्यादा कठोर था। हमारा विचार यही है कि प्राचीन विश्व के किसी न किसी अन्य भाग में मनुष्य के बीच और मनुष्य राज्य के बीच संबंध इतने अच्छे और मनोवांछित नहीं होंगे। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि प्राचीन समय में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में राज्य और लोगों के बीच में संबंध इतने अच्छे थे कि जितने कहीं पर भी अन्य जगह पर नहीं होंगे। आदिकालीन किसी भी अन्य सभ्यता में दास इतनी कम संख्या में नहीं थे। यानी कि उस समय में किसी अन्य सभ्यता जो थी वहां पर दास इतने कम नहीं थे। किसी भी अन्य कानून की प्राचीन पुस्तक में उनके अधिकार इतनी अच्छी तरह सुरक्षित नहीं थे। अगर हम किसी भी अन्य कानून की बात करें तो वहां पर कोई भी पुस्तक इतनी अच्छी तरह सुरक्षित नहीं है, जैसे कि आज हम पटेलों के अर्थशास्त्र को देख सकते हैं कि ये कितनी सुरक्षित है और इसके हमें आज भी कुछ अंश मिलते हैं। प्राचीन विधि निर्माता ने युद्ध में न्यायोचित व्यवहार के इतने उदार विचार प्रकट किए जितने की मनु ने की, यानी कि मनुस्मृति जो है वो जिसके अंदर हमें विधि निर्माता युद्ध के अंदर जो उदार विचार थे उनके बारे में जानकारी मिलती। अपने युद्धों के इतिहास के बारे में भारत में शायद ही कोई ऐसा प्रसंग आया कि नगरों ने कत्लेआम किया और ना ही युद्ध में न करने वाले नागरिकों के मौत के घाट उतारा गया। यानी कि भारत के अंदर हम जितने भी युद्ध पढ़ते हैं शायद ही हमने कोई ऐसी कहीं किसी युद्ध में पढ़ा हो कि भारत के नगरों में कत्लेआम हुआ हो और युद्ध न करने वाले नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया हो। असीरिया के राजा को निर्वंशता पूर्वक अपने बंदियों को जिंदा खाल उधड़वाने में जो पीड़ा सुख मिलता था, वैसा एक उदाहरण प्राचीन भारत के इतिहास में नहीं मिलता। यानी कि भारत के अंदर युद्ध तो हुए थे लेकिन इतने संग्राहक नहीं थे। यानी कि भारत के अंदर खून खराबा बहुत ज्यादा मात्रा में हमें नहीं देखने को मिलता है कि पूरे सरेआम नगरों पर कत्लेआम हुआ हो। इस तरीके से भारत के इतिहास में हमें कोई प्रसंग नहीं मिलता है। अब वहीं अगर हम असीरिया के राजा की बात करें तो उसका एक हमें मिलता है कि असीरिया के राजा ने क्या करा था कि वहां पे जो कैदी थे जेल के अंदर उनको जिंदा उनकी खाल सभी की उधड़वा दी थी और उसको इसमें बहुत ज्यादा सुख मिलता था। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास में हमें ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता कि कोई भी राजा इतना क्रूर हो कि इसने भारत के लोगों के साथ ऐसा किया हो। संदेह नहीं है कि कभी कभार निर्दयता अत्याचार का कोई इक्का दुक्का प्रसंग मिल जाता है, लेकिन संस्कृति में निकृष्टतापूर्ण घटनाओं के मुकाबले में बहुत नरम है। यानी कि दूसरी संस्कृति से बहुत नरम हमें भारत का इतिहास देखने को मिलता है। हालांकि भारत के अंदर भी कुछ युद्ध होते थे लेकिन इस तरीके से नहीं होते। प्राचीन भारतीय संस्कृति की अत्यंत प्रभावशाली विशेषता क्या थी? यहाँ भारत के अंदर जो मानवता थी ये प्राचीन भारत की एक विशेषता। ऐसे के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।